देखिए, भारत में एक पहले से एक सिस्टम चल रहा है, उसका नाम है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके फेज 2 को यानी इसके दूसरे चरण को सरकार के द्वारा अप्रूवल मिल गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या, यानी ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या। इसको समझेंगे, लेकिन आप एक चीज़ सबसे पहले समझो। जैसे मैं एक चीज़ कहूँ कि भारत में अगर आप क्रिमिनल जस्टिस देखोगे तो होता क्या है कि कुछ भी कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो उसका फिर FIR लिखवाया जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन यहाँ पर भारत में एक समस्या देखने को मिलती है, क्या कि आप देखोगे कि जो भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें निकल कर आई हैं या फिर जो फॉरेंसिक लैब में चीज़ें जांच होने के लिए गई हैं, उन सबको अलग अलग एक दूसरी जगह भेजा जाता है, पहुंचाया जाता है, या फिर अलग अलग सबको कहीं पर एंट्री की जाती है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। जैसे मैं एक चीज़ कहूँ, कहीं पर मान लो मर्डर हुआ, अगर कहीं पर मर्डर हुआ है वहाँ पर पुलिस जाएगी और पुलिस वहाँ से कुछ चीज़ें उठाएगी। अब उन चीज़ों को पुलिस भेजती है फॉरेंसिक लैब। फॉरेंसिक लैब उन सब चीज़ों की जांच करेगी। उस जांच के बाद जो भी कंक्लूज़न निकल कर आया है उसको फॉरेंसिक लैब के द्वारा तैयार किया जाएगा, फिर उसको अलग अलग पहुंचाया जाएगा। यानी कोर्ट में अगर उस रिपोर्ट को लेकर जाना है तो एक अलग एक भार रहेगा। फिर एक समस्या और आती है कि भारत में कई ऐसे क्रिमिनल हैं जिनके कई कोर्ट्स में अलग अलग केस चल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन का अभाव है। तो भारत सरकार ने इस कोऑर्डिनेशन के अभाव को दूर करने के लिए एक प्रकार से एक पोर्टल लॉन्च किया था और उसी का नाम क्या था, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब क्या होगा, एक क्लाउड सिस्टम पर या एक सर्वर पर बहुत सारी चीज़ें लिख दी जाएंगी या एंट्री हो जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि मान लो फॉरेंसिक जांच में जो भी रिपोर्ट आई यहाँ पर आ गई, अब उसको कोई भी चेक कर सकता है, जुडिशरी भी, पुलिस भी। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाओगे। अब चलिए और विस्तार से इस पर डिस्कशन करते हैं। अब अगर हम कॉन्टेक्स्ट देख लें तो क्या कह रहा है, वही जो मैंने बताया, द गवर्नमेंट अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज 2 ऑफ द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट। किस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, यानी गृह मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। अब ये है क्या, ये देखिए, अ नेशनल प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है फॉर इनेबलिंग इंटीग्रेशन ऑफ द मेन IT सिस्टम यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। देखिए, भारत में क्रिमिनल जस्टिस प्रदान करने के लिए जो भी IT से रिलेटेड चीज़ें हैं या जो भी IT सिस्टम है, उन सब को इंटीग्रेशन में लाना है, उन सब को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, इसको आगे और पढ़ें तो और बेहतर समझ में आएगा। टू इंटीग्रेट द 5 पिलर्स ऑफ द सिस्टम। भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस है उसके 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर ये आना इसका उद्देश्य है। जैसे पुलिस जो भी जांच करेगी, अगर उस मेन IT सिस्टम पर उसको एंट्री होगी उसकी, तो अब क्या होगा कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर पाएगा। जो जज होंगे वो आराम से उसके बारे में देख पाएंगे। दूसरी चीज़ है ई फॉरेंसिक फॉर फॉरेंसिक लैब्स। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, फॉरेंसिक क्या चीज़ होता है, ई फॉरेंसिक क्या है, फॉरेंसिक लैब क्या है। जब भी कोई घटना होती है तो उस घटना के आसपास के क्षेत्र से पुलिस कुछ एविडेंस उठाती है। जैसे कोई चाकू मिल गया तो फिर उस चाकू की फिंगरप्रिंट्स देखने के लिए बहुत और प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। DNA टेस्ट हो गया, बाल मिल गया, इसके लिए उसको फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। फॉरेंसिक लैब जांच करती है, फिर एक रिपोर्ट तैयार करती है। तीसरा क्या हो गया, ई प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। देखिए, जब किसी व्यक्ति पर दोष लगाया जाता है तो उसको सामान्य तौर पर अभियोजन या दोष आरोपित करना बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना। अब सॉरी, प्रोसिक्यूशन, हाँ सही है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब होता है सरकारी वकील। अगर किसी व्यक्ति पर जो दोष लगाया गया है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख दिया गया तो जो सरकारी वकील होगा उसके लिए उन डॉक्यूमेंट्स की या उन चीज़ों की जानकारी बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद ई प्रिजनर भारत सरकार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से अगर आप कैदी से मिलना चाहते हो तो आपको बहुत झंझट, अप्रूवल लेने के लिए बहुत झंझट में नहीं फंसना है। आप इलेक्ट्रॉनिक तौर पर अप्रूवल ले सकते हो, तो आप आसानी से जाकर मिल सकते हो जो भी आपके कोई फैमिली मेम्बर है जो किसी जेल में बंद है या किसी और कारण से कुछ। तो ये क्या हो गया,
ये 5 पिलर हो गए किसके? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। अब समस्या वही है, फॉरेंसिक लैब से एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां से जो रिपोर्ट है फॉरेंसिक लैब की, अब इसकी समस्या क्या है? इस रिपोर्ट को अगर जुडिशरी को देखना हो तो जुडिशरी के लिए फिर समस्या हो जाती है कि वो रिपोर्ट पहुंचे फिर उसको देखे। अगर कोई एक ऐसा सिस्टम हो जिसके माध्यम से इस 5 पिलर को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया जाए, या एक क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ले आया जाए, या एक सर्वर पर ले आया जाए, तो बहुत आसान मामला हो जाए। फॉरेंसिक लैब से जैसे ही रिपोर्ट आएगी वो यहाँ पर पहुंचेगी। अब इससे सब कोई जुड़ा होगा। जैसे ये डायग्राम आप देख लो, ये देखिए। अब इस पोर्टल से क्या होगा कि जैसे आप देखोगे कि जुडिशरी भी जुड़ी है, पुलिस भी जुड़ी है, पब्लिक भी जुड़ी है, तो इससे इस प्रकार का एक फायदा आपको देखने को मिलेगा कि सारी जानकारी एक स्थान पर मिल जाएगी। अब आगे देखें, मेड अवेलेबल थ्रू क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी क्लाउड कंप्यूटिंग का जिक्र जरूर सुना होगा। बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई जॉब करो और जॉब में आप बहुत सारा डेटा जनरेट करते हो, बहुत सारा डेटा, आपका कुछ ऑनलाइन काम है और जॉब में बहुत सारा डेटा जनरेट होता है जो आपकी डेटा सेविंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा। अब आप क्या करोगे? और आप कुछ डिलीट भी नहीं कर सकते हो। मान लो कि सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, वो डेटा आपके लैपटॉप में या कहीं पर भी जो भी आपकी कैपेसिटी है डेटा को सेव करने की, उससे ज़्यादा हो जाता है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? दूसरी चीज़, मान लो कोई आप ऑनलाइन गेम खेलते हो और कोई गेम आपको परचेज करना है। अब समस्या क्या है कि वो गेम बहुत महंगा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्या है? ये एक थर्ड पार्टी चीज़ है। जैसे आप देखोगे थर्ड पार्टी इसमें ऐड होगी। कैसे? हमने जो भी डाटा जनरेट किया, हमने अपनी जॉब के दौरान या किसी भी काम के दौरान अगर बहुत सारा डेटा है, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करते हैं, ऐसी कंपनी से जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस देती है। मतलब हमारे द्वारा जो भी डेटा जनरेट किया होगा हम उसको क्लाउड कंप्यूटिंग पर सेव कर देंगे, क्लाउड सिस्टम पर सेव कर देंगे। जब भी हमको ज़रूरत होगी तो हम उस डेटा को ले सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़। अब क्लाउड कंप्यूटिंग से एक फ़ायदा और है, हो सकता है उस थर्ड पार्टी के पास कोई बहुत महंगा गेम हो तो आप उसको एक चार्ज देकर यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों पार्टीज़ के लिए विन विन कंडीशन है। कैसे? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपने डेटा को सेव करने के लिए या किसी गेम को खेलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा। उनके लिए क्यों विन विन कंडीशन है? मेरे लिए विन है, उनके लिए भी। उनके लिए क्या है? उनके पास क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे उनको भी इनकम हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं अपना डेटा उनकी कंप्यूटिंग पर, क्लाउड पर सेव कर रहा हूँ, इसलिए उसके बदले उनको कुछ चार्ज कर रहा हूँ। मेरे जैसे उनके बहुत सारे क्लाइंट होंगे तो उनकी भी इनकम होती है, उनके भी घर का कामकाज सब मस्त ढंग से चलता है। तो ये दोनों पार्टीज़ के लिए विन विन कंडीशन है। अब अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी ये डेटा सेव होगा ये क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सेव होगा। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारा, आप देखते हो बहुत सारे केसेस होते हैं। उन सारे केसेस की इंफॉर्मेशन आपको पता है कि कोई आसान डेटा नहीं है, बहुत बड़ा डेटा है। उसको बहुत बेहतरीन ढंग से क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सेव किया जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो भी डेटा होगा मेड अवेलेबल थ्रू क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लाउड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसका डेटा को कैप्चर किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा। आगे देखते हैं, विथ हाई स्पीड कनेक्टिविटी। अब हाई स्पीड कनेक्टिविटी तो ज़रूरी है। मान लो कि जज केस की सुनवाई कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए तो क्या होता है, फिर जज अगली तारीख दे देते हैं। अब अगर क्लाउड बेस्ड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया तो जज ने फॉरेंसिक रिपोर्ट सर्च की, अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो बार बार वहाँ पर आप देखोगे बफरिंग लिख कर आएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या सिस्टम है कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी जाएगी ताकि जज साहब को अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट देखनी है, क्लिक करें, तुरंत उनके रिपोर्ट सामने। ठीक है ना? तो ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है? ये बेस्ड है वन डेटा वन एंट्री। जैसे मैंने अभी बताया कि ये मान लो क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है।
ये क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। वन डेटा वन एंट्री, इसका मतलब क्या है? डेटा इज एंटर्ड ओनली वन प्लेस इन वन पिलर। मान लो डेटा की कहीं से एंट्री कर दी गई, ये मान लेता हूं कि जो फॉरेंसिक वाला मामला है, फॉरेंसिक लैब, ये आपके क्या हो गया? जुडिशरी। अब क्या होगा? डेटा इज एंटर्ड ओनली वंस इन वन पिलर। ये फॉरेंसिक लैब जो भी चीजें एकत्रित की गई थी घटना स्थल से, उनकी जब यहाँ पर जांच की गई, उस जांच की रिपोर्ट को एंटर बनाया गया और उसको क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग पर या क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सेव कर दिया गया। अब इस नेटवर्क से जुडिशियल सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि जुडिशियल सिस्टम इसको आसानी से देख सकेगा और उसके आधार पर अपने फैसले देगा। डेटा इज एंटर्ड ओनली वंस इन वन पिलर, सेम इज देन अवेलेबल इन ऑल अदर पिलर्स। वही बात जो मैंने बताई आगे, विथाउट द नीड ऑफ री एंटर द डेटा इन ईच पिलर। वही बात है कि जब क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग होगा तो डेटा को एक पिलर के माध्यम से ऐड किया जाएगा और उस डेटा का इस्तेमाल सारे पिलर्स कर सकेंगे। बस यही आपकी न्यूज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? जमीनी स्तर पर इसको लागू कौन करेगा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्लस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये दो मिलकर इसको लागू कर रहा है। टेक्निकल सपोर्ट बेसिकली इंफॉर्मेटिक्स एनआईसी के द्वारा दिया जाएगा और इनके पास रिकॉर्ड रहेगा, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्लस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये दोनों मिलकर सरकार के ICGS यानी फुल फॉर्म देखते हैं क्या है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे।